हेलो व्यूअर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन के बारे में। तो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन की रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो पर्सन है उनके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बाइकॉनकेव या डिस्क शेप होते हैं, बट जो पर्सन अफेक्टेड है इस कंडीशन से उनकी आरबीसीज का शेप चेंज होकर के कैसा हो जाता है, स्फीयर शेप हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। आफ्टर डैट हम पढ़ेंगे कॉजेज़ के बारे में कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एक पर्सन जो है वो डेवलप कर सकता है, एक पर्सन के अंदर हमें हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन में तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, मतलब ये जो डिजीज़ है वो डेवलप कैसे होती है। आफ्टर डैट हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन ब्लड। अगर एक पर्सन अफेक्टेड है हमारा हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन से तो उसके ब्लड में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जिनकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं एंड डायग्नोस कर पाते हैं वेदर अ पेशेंट इज़ अफेक्टेड और नॉट विथ हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर एक पर्सन डेवलप कर लेता है या एक पर्सन के अंदर बचपन से ही हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन है तो उसे ट्रीट कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे आरबीसीज हैं वो स्फेयर शेप के बन सकते हैं किसी भी कंडीशन की वजह से। ऐसी बहुत सारी हीमोलिटिक अनीमिया की कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको ब्लड स्ट्रीम में स्फेयर शेप की आरबीसीज देखने को मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन को हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस ही हो। ओके, गुड। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। तो इस स्लाइड में मैंने एक डायग्राम अटैच कर रखा है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उस ब्लड स्ट्रीम में ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड का मतलब मेनली बोलो तो आरबीसीज फ्लो कर रही हैं। नॉर्मली हमें जो आरबीसीज देखने को मिलती हैं वो कौन सी शेप की देखने को मिलती हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं बाइकॉनकेव या डिस्क शेप। बट जिन पर्सन्स के अंदर हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है उनकी ब्लड स्ट्रीम में बाइकॉनकेव आरबीसीज के साथ साथ एक लार्ज नंबर में स्फेयर शेप्ड आरबीसीज भी देखने को मिलती हैं। देखो तो क्या है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है रेड ब्लड सेल्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो आरबीसीज है हमारी जो पहले नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप की हुआ करती थी उनका शेप चेंज हो जाता है और वो कैसी हो जाती हैं, स्फेयर शेप हो जाती हैं। ऐसी आरबीसी जिनका शेप स्फेयर होता है वो कहलाती हैं स्फेरोसाइट्स। इस कंडीशन को हम लोग पोइक्लोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोइक्लोसाइटोसिस क्या है, एक टाइप की एबनॉर्मेलिटी है आरबीसीज की शेप की। ठीक है, अब जब आरबीसीज कैसी हो गई हैं, जब हमारी आरबीसीज एबनॉर्मल शेप की हो गई हैं तो इस एबनॉर्मल शेप की होने की वजह से आरबीसीज की जो फ्रेजिलिटी होती है वो लूज़ हो जाती है और आरबीसीज लेस फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। अब लेस फ्लेक्सिबल होने की वजह से आरबीसीज ईजिली मूव नहीं कर पाती हैं हमारी ब्लड वेसल्स में से और वहाँ पे ब्लॉकेज कराती हैं। ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस हैं वो मैक्रोफेजेस उस जगह पर आकर के क्या कराते हैं, फैगोसाइटोसिस कराते हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मल शेप होने की वजह से आरबीसीज लेस फ्लेक्सिबल हो गई हैं और मोर प्रोन टू डिस्ट्रक्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वही डिस्ट्रॉय होंगी वो आरबीसीज। और स्पेशली जो आरबीसीज है वो कहाँ डिस्ट्रॉय होंगी, वो हमारी स्प्लीन में होंगी। तो अगर जो ब्रेकडाउन है तुम्हारी आरबीसीज का, मतलब हीमोलाइसिस हमारा आउटसाइड द ब्लड स्ट्रीम होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस। अब ये हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन जो है वो सबसे कॉमन
हीमोलिटिक अनीमिया है, जो कहाँ देखने को मिलता है, जो देखने को मिलते हैं हमारे नॉर्दर्न यूरोपियन इंडिविजुअल्स में। क्लियर? गुड। अब कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन कैसे डेवलप होती है। अब हमें इतना पता है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो नॉर्मली तो नहीं होगा। अगर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड होंगे या वो कैरियर होंगे, तभी एक जो बच्चा है, एक चाइल्ड है, वो डेवलप कर सकता है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस कंडीशन को। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ये देखिए, ये एक डायग्राम है, इसमें क्या है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपकी ग्लाइकोलिप मतलब ये आपकी लिपिड बाइलेयर है। आरबीसीज की सरफेस मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, तो आरबीसीज की सरफेस मेम्ब्रेन पे बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक बैंड 3 प्रोटीन होता है, एक 4.2 प्रोटीन होता है, एक एनकाइरिन होता है, स्पेक्ट्रिन होता है। ठीक है, तो अब और इसके अलावा भी 4.1 प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं। अगर इन प्रोटीन्स में ही डिफेक्ट आ जाता है, तब एक पर्सन को हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस कंडीशन हो सकती है। देखिए कैसे, तो देखो, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस जो है वो मेनली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये हुआ क्यों, तो हमारी आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, उन प्रोटीन्स को कोड करने वाले जीन्स में अगर म्यूटेशंस देखने को मिलेगी, तो क्या होगा, हमारे प्रॉपरली वो प्रोटीन्स कोड नहीं हो पाएंगे। और एट लास्ट क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि आरबीसीज का जो सरफेस है वो डिफेक्टेड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो अगर ये प्रोटीन्स नहीं बन पा रहे हैं या ये प्रोटीन्स ढंग से फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो इन प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है, ये मेनली आरबीसीज के बाइकॉन्केव शेप को मेंटेन करते हैं और आरबीसीज की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो अगर प्रोटीन्स ढंग से नहीं बनेंगे तो उनके दोनों फंक्शंस ढंग से परफॉर्म नहीं होंगे। ना ही आरबीसीज का बाइकॉन्केव शेप मेंटेन रह पाएगा, जो चेंज होकर के कैसा बन जाता है, स्फीयर शेप। और सेकंड, जो आरबीसीज की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी लूज हो जाएगी, और आरबीसीज जो है वो कैसे हो जाएंगे, लेस फ्रेजाइल हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से कॉमन म्यूटेटेड प्रोटीन्स होती हैं, सबसे ज़्यादा म्यूटेशंस कौन से प्रोटीन में देखने को मिल सकती है, स्पेक्ट्रिन में, एनकाइरिन में, बैंड 3 प्रोटीन में एंड प्रोटीन 4.2 में। और अगर ये म्यूटेशंस हो जाती हैं तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, सबसे पहले आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी है उसमें डिफेक्ट आएंगे। सेकंड, जो आरबीसीज का सरफेस एरिया है वो भी लूज हो जाएगा, और आरबीसीज का सरफेस एरिया लूज होने के बाद वो एक स्फीयर शेप आरबीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेम्ब्रेन सरफेस एरिया भी लॉस हो जाएगा, और एट लास्ट तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्फेरोसाइट्स। ठीक है, अब इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, मतलब कि किस तरीके से ये डिजीज़ हो सकती है। तो देखो, पहला कंडीशन क्या है, ये जो तुम्हारी डिजीज़ है वो कैसी है, मोस्टली ऑटोजोमल डोमिनेंट है। मतलब जैसे 75% केसेस में ऑटोजोमल डोमिनेंट केसेस देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके से बोले, अगर हम बोले तो जैसे ए, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखने को मिलेंगी। कैसी कंडीशन में देखने को मिलेगी, हेट्रोजाइगस। पर 25% केसेस में ये कैसी है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, मतलब इस टाइप की होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस डेवलप करने के लिए जो पेरेंट्स हैं, या तो तुम्हारे दो में से कोई एक पेरेंट डिजीज्ड हो, ठीक है, तब आप कैरियर बन सकते हो। और अगर दोनों पेरेंट तुम्हारे कैरियर है, तब कोई भी एक बच्चा डिजीज्ड हो सकता है और बाकी सब कैरियर की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्लियर? ये डायग्राम भी हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, तो जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स किस पे डिपेंड करते हैं, सिम्टम्स हमारे माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन म्यूटेशंस की सीवियरिटी क्या है और हीमोलाइसिस कितना सीवियर हो रहा है। जैसे पहला हमें अनीमिया देखने को मिल सकता है, मतलब अगर पेशेंट की जो आरबीसीज हैं वो स्फेयर शेप हो गई हैं, तो उनका जो शेल्फ लाइफ होती है, फिर लाइफ स्पैन होता है, वो 10 से 15 दिन का ही हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज देखने को मिलेंगी, और आरबीसीज ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय होंगी तो क्या होगा, हमें
एट लास्ट हमें ग्रेजुअल एनीमिया देखने को मिल सकता है। सेकंड, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। कैसे? अगर आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है तो वो हीमोग्लोबिन रिलीज करती हैं, एंड हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन पे हीम प्लस ग्लोबिन रिलीज होता है, और ये हीम कंपाउंड कन्वर्ट होता है बिलीवर्डिन में एंड एट लास्ट बिलिरुबिन में। तो हमारे ब्लड के अंदर आप बोलें तो अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन्स हैं उनके स्किन में या आइज़ जो हैं वो येलो हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉन्डिस। थर्ड क्या है? स्प्लीनोमेगाली देखने को मिल सकती है। मतलब कि अगर हीमोलाइसिस हो रहा है आरबीसीज का, तो सबसे ज़्यादा हीमोलाइसिस कहाँ होगा? वो हीमोलाइसिस हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे? स्प्लीन में, जिसकी वजह से जो स्प्लीन है वो कैसा हो जाएगा? इनलार्ज्ड हो जाएगा। फोर्थ है, गॉल स्टोन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो जब ब्लड में जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन्स के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अलॉन्ग विद दिस जो कैल्शियम आयंस हैं वो क्या फॉर्म कर लेते हैं? वो गॉल स्टोन्स फॉर्म कर लेते हैं गॉल ब्लैडर में। ठीक है। नेक्स्ट आपको पर्सन फटीग, थकान तो देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है। एंड आपको बहुत, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आप बात करें तो ग्रोथ रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन। सीवियर केसेस में हमें देखने को मिल सकता है कि जो बच्चों की ग्रोथ है वो भी रिड्यूस्ड हो गई है। एंड लास्ट बोले तो एप्लास्टिक क्राइसिस। इसका मतलब क्या है? अब नॉर्मली हमारी हीमोलाइटिक अनीमिया में जो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन है वो तो चल ही रहा है, बट जो हमारी बोन मैरो है वो बोन मैरो ट्राई करती है कि हम कंपनसेट कर सकें इस आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन को, बट किसी दूसरी कंडीशन की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर बोन मैरो कंपनसेट ना कर पाए, जैसे एक इन्फेक्शन है, एक वायरस है हमारा पारो वायरस B19, तो जब पर्सन अफेक्टेड होता है इस पारो वायरस B19 के इन्फेक्शन से, तो हमारी बोन मैरो जो आरबीसीज या फिर बाकी जो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर रही है वो प्रोडक्शन कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम एप्लास्टिक क्राइसिस। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज़, कि एक पर्सन के अंदर ये जो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन है वो कैसे डेवलप होती है। नॉट अ कंडीशन, ये डिजीज़ डेवलप कैसे होती है। ठीक है। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारी आरबीसीज के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो उन आरबीसीज के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को कोड करने वाले जो जीन्स होते हैं उनमें क्या हुआ? उनमें हमें जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिला, और अगर ये प्रोटीन्स प्रॉपरली फॉर्म नहीं होते हैं तो क्या होगा? हमारी जो मेम्ब्रेन है आरबीसीज की उसमें डिफेक्ट देखने को मिलेगा, और अगर आरबीसीज की मेम्ब्रेन में डिफेक्ट देखने को मिलेगा तो अब क्या होगा? तो जब ये आरबीसीज हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होंगे, तो जब ये हमारे आरबीसीज ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होंगे तो इनकी जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन ग्रेजुअल लॉस होगी। मतलब अगर ये आरबीसी है ऐसा, ठीक है, तो जब ये ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करेगी ना, तो यहाँ से जो फ्रेगमेंट होते हैं आरबीसीज के सरफेस के वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और अगर ये फ्रेगमेंट्स आरबीसीज के सरफेस से हट रहे हैं तो जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है आरबीसीज में वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और एट लास्ट हमारी फॉर्मेशन होगी किसकी? स्फेरोसाइट्स की। और ये स्फेरोसाइट्स कैसे होते हैं? राउंड शेप होते हैं और रिजिड होते हैं, मतलब बोले तो लेस फ्रेजाइल होते हैं। अब इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी तो है नहीं, तो जब ये स्फेरोसाइट्स या फिर स्फेयर शेप्ड आरबीसीज हमारे फ्लो करेंगे, ये मूव करेंगे किसमें से? आर्टरीज मतलब ब्लड कैपिलरीज से या ब्लड वेसल से, तो ये आसानी से स्क्वीज नहीं हो पाएंगे, ऐसे पिचक के बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पाएंगे जहाँ कहीं। और जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो हमारी नैरो स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स के बारे में, तो जो हमारी स्प्लीन की बहुत ही पतली सी कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज में से आसानी से तो ये स्क्वीज आउट नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है। और जो हमारे स्प्लीन के मैक्रोफेजेस हैं वो स्प्लीन के मैक्रोफेजेस इन आरबीसीज को, स्फीयर शेप आरबीसीज को एबनॉर्मल और फॉरेन बॉडीज़ की तरह रिकॉग्नाइज करती हैं एंड इन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं। और अगर स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसीज की तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला? यहाँ पे तो हमें हीमोलाइसिस देखने को मिल रहा है।
अब इसी के साथ साथ क्या होगा, हमारा बोन मैरो ट्राई करेगा कि वो बोन मैरो इस आरबीसीज की जो डिस्ट्रक्शन हो रही है उसको कंपनसेट करे, जिसके लिए जो बोन मैरो है वो अपनी फंक्शनिंग को बढ़ा देगा, ठीक है, और आरबीसी प्रोडक्शन जो है उसे इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जब आरबीसीज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है तो क्या देखने को मिलेगा कि हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उस ब्लड स्ट्रीम में इमेच्योर रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, तो हमको रेटिकुलोसाइट काउंट भी एलिवेटेड देखने को मिलेगा। बट किसी भी कंडीशन की वजह से या फिर हमारा अगर हीमोलाइसिस ही फास्टर रेट पे हो रहा है और हमारा जो बोन मैरो है उतने रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो एट लास्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि पर्सन जो है वो अनीमिया डेवलप कर रहा है, क्योंकि जितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है अगर उतना प्रोडक्शन नहीं होगा आरबीसीज का तो आरबीसीज का काउंट तो कम हो ही जाएगा एंड हीमोग्लोबिन लेवल्स भी कम हो जाएगा, तो पर्सन जो है उसके अंदर अनीमिया देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या था, डायग्राम से देखते हैं। ये क्या है आपका प्राइमरी देखो आरबीसी है एक बाइकॉनकेव शेप की। अगर इसकी मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स है उन प्रोटीन्स में कोई भी डिफेक्ट देखने को मिला, क्या देखने को मिला, कोई भी डिफेक्ट देखने को मिलेगा, तो क्या होगा, जब ये आरबीसीज हमारे सर्कुलेशन में मूव करेंगे तो इनकी जो सरफेस है वो सरफेस के जो फ्रेगमेंट्स है वो लॉस होने लगेंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, ठीक है। एंड अगर ये फ्रेगमेंट्स आरबीसीज की सरफेस से हट जाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि जो आरबीसीज की सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है, वो डिक्रीज हो जाएगा एंड एट लास्ट हमारा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा किसका, स्फेरोसाइट्स का। अब स्फेरोसाइट्स क्या होते हैं, ऐसे आरबीसीज जो राउंड होते हैं, लेस फ्लेक्सिबल होते हैं और इनमें कोई भी सेंट्रल पेलर रीजन नहीं देखने को मिलता, जो ठीक है। एंड अब ये जो स्फेरोसाइट्स होते हैं, ये स्फेरोसाइट्स जाकर के ब्लॉक हो जाते हैं तुम्हारे स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स में, और स्प्लीन में जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो मैक्रोफेजेस इन स्फेरोसाइट्स को फॉरेन बॉडीज समझते हैं या फिर एबनॉर्मल आरबीसी समझते हैं और इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हमारे ब्लड में। तो अभी हमारे पास कोई पेशेंट आया है जिसे क्या करवाना है, जो कि अफेक्टेड है हमारा हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस कंडीशन से, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि उसके ब्लड में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसका वीनस ब्लड कलेक्ट किया और उसकी पेरिफेरल स्मीयर बनाई। तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, पहले तो उसकी उस ब्लड स्मीयर में स्फेरोसाइट्स देखने को मिल सकते हैं, मतलब ऐसे आरबीसीज जो कैसे हैं, स्मॉल हैं, छोटे हैं, डेंस हैं, राउंड शेप है और उनमें कोई भी सेंट्रल पेलर रीजन नहीं देखने को मिल रहा। सेकंड, आपको रेटिकुलोसाइट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब बोन मैरो कंपनसेट करती है आरबीसीज डिस्ट्रक्शन को तो वो बहुत ज़्यादा आरबीसीज बनाती, जिसकी वजह से आपके ब्लड स्ट्रीम में इमेच्योर आरबीसीज का जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। थर्ड, हमें पॉलीक्रोमेसिया देखने को मिल सकता है, मतलब जब हम लोग इस ब्लड स्मीयर को किसी भी सुपरावाइटल स्टेन से स्टेन करते हैं तब क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारे रेटिकुलोसाइट्स हैं उनके पास होता है आरएनए कंटेंट, तो वो आरएनए कंटेंट इस सुपरावाइटल स्टेन के साथ बाइंड हो जाता है और एक ब्लूइश अपीयरेंस दे रहा होता है। तो रेटिकुलोसाइट्स हमारे ब्लूइश कलर के देखने को मिल सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउल जॉली बॉडीज़ के बारे में, ठीक है, तो देखो ये हमने डायग्राम अटैच कर रखे हैं। तो सबसे पहले वाले में क्या देखने को मिल रहा है कि ये हमारे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर है और उसमें हमें एक ब्लूइश सेल देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, ये आपका रेटिकुलोसाइट्स है। क्या है आपका, रेटिकुलोसाइट्स है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो रेटिकुलोसाइट्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो रेटिकुलोसाइट्स क्यों इंक्रीज हुए हैं, बोन मैरो की कंपनसेशन की वजह से। सेकेंड, हमने देखा था हाउल बॉडीज़ के बारे में। हाउल बॉडीज़ क्या होते हैं, तो जब हमारे आरबीसीज मैच्योर होते हैं, जब एक मैच्योर आरबीसीज बनता है तो उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। बट हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, जब आरबीसीज की मैच्योरेशन होगी तो उसके अंदर कुछ
न्यूक्लियर कंटेंट रह जाएगा। तो ये वही न्यूक्लियर कंटेंट है जो आपको आरबीसीज के अंदर देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं हम हावेल जॉली बॉडीज। मतलब जब हम लोग रिमूवल ऑफ स्प्लीन कर देते हैं, स्प्लीन को हटा देते हैं, स्प्लेनेक्टॉमी कर देंगे, तो उसके बाद आपको इन आरबीसीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर रेमिनेंट्स देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगर हम लोग पेशेंट की सीबीसी फाइंडिंग्स देखते हैं, मतलब कंप्लीट ब्लड सेल काउंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तब हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो हमें देखने को मिल सकता है कि जो हमारा MCHC है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, वो बढ़ा हुआ है। और ये MCHC क्यों बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि हमारे आरबीसीज के अंदर पहली चीज़ तो जो सेंट्रल पेलर रीजन है वो एब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से ये MCHC बढ़ा हुआ था। सेकेंड, आपका जो MCV है, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब एक आरबीसीज का जो साइज़ होता है, एवरेज साइज़, वो या तो नॉर्मल होगा या फिर रिड्यूस्ड होगा। ठीक है। थर्ड, आपको हाई RDW देखने को मिल सकता है। RDW का मतलब होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। और ये जो RDW है, ये इंडिकेट करता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में कौन कौन से साइजेस ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट है। माइक्रोसाइटिक प्रेजेंट है, नॉर्मोसाइटिक हैं, या फिर मैक्रोसाइटिक हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस होता है, उनका RDW बढ़ा हुआ होता है। इसका मतलब मिक्स्ड साइजेस के आरबीसीज प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, कि अगर हमें पता करना है कि एक पर्सन अफेक्टेड है या नहीं है, तो हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम उसका ब्लड कलेक्ट करेंगे और उसका पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाएंगे। अगर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बना रहे हैं और उसके अंदर हमें स्फेरोसाइट्स, मतलब स्फेयरशिप के आरबीसीज देखने को मिल रहे हैं, या फिर पॉलीक्रोमेसिया कंडीशन देखने को मिल रहा है, मतलब जो रेटिकुलोसाइट्स देखने को मिल रहे हैं और वह ब्लूइश अपीयरेंस के आ रहे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीक्रोमेसिया। या फिर रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो पर्सन है वो अफेक्टेड है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस से, HS से। ठीक है। बट ये कोई बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है। ठीक है। पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो हमारा क्या है, ये थर्ड वाला। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड हम करते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। अब इसका मतलब समझते हैं। नॉर्मली जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं। तो अगर उन आरबीसीज को आप किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे, तो वो आरबीसीज स्वेलअप हो जाएंगे, बर्स्ट नहीं होंगे, स्वेलअप ऐसे सूज जाएंगे पर फटेंगे नहीं। बट जब हमारे ये बाइकॉन्केव आरबीसीज स्फेयर शेप्ड आरबीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर उनका शेप चेंज हो जाता है, तब क्या देखने को मिलेगा, ये जो स्फेयर शेप्ड आरबीसीज हैं वो लेस फ्रेजाइल हो जाएंगे। लेस फ्रेजाइल होने की वजह से ये बर्स्ट हो सकते हैं। मतलब इस टेस्ट में हम, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में, हम आरबीसीज की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हैं। कैसे, तो इसमें हम आरबीसीज को हाइपोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं। अगर वो बर्स्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो आरबीसीज जो हैं वो डिफेक्टेड हैं या फिर एबनॉर्मल है। ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है हमारा, ईओसिन 5 मेलामाइड EMA बाइंडिंग टेस्ट। अब ये जो EMA बाइंडिंग टेस्ट है, ये एक फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट है। अब इसमें क्या होता है, हमारी आरबीसीज की सरफेस पे बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन, प्रोटीन 4.2, बैंड 3 प्रोटीन। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डाई ऐड करते हैं, और वो डाई जा करके बाइंड होता है इन प्रोटीन्स के साथ में, और फ्लोरोसेंस शो करता है। अगर ये प्रोटीन्स ढंग से नहीं बने होंगे या फिर एबनॉर्मल होंगे, तो फ्लोरोसेंस कम देखने को मिलेगी। और पर्टिकुलर ये जो डाई हम कौन से प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं, बैंड 3 प्रोटीन के लिए। ठीक है। तो अगर पर्सन के अंदर हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन है, तो उसके अंदर जो फ्लोरेसेंस होगा वो कैसा होगा, रिड्यूस्ड होगा। और ये जो टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, और इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑटो हीमोलाइसिस टेस्ट। अब ये टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, आरबीसी, इस टेस्ट में हम आरबीसीज को इन विट्रो, मतलब बॉडी के बाहर ही 37 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, और एट 37 डिग्री सेल्सियस ये आरबीसीज जो हैं वो क्या करते हैं, हीमोलाइसिस शो करते हैं। तो ऐसा आपको कब देखने को मिल सकता है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस कंडीशन में, क्योंकि इसी कंडीशन में 37 डिग्री सेल्सियस पे आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और भी टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पर्सन जो है वो अफेक्टेड है या फिर नहीं है। जैसे अगर उसका रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई इंडिकेशंस हैं। और क्या हो सकता है, आप उसका इनडायरेक्ट या फिर आप बोलो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ होगा। इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का मतलब ऐसे बिलिरुबिन जो वाटर सॉल्युबल नहीं है वो बढ़ा हुआ हो सकता है, या उसका हेप्टाग्लोबिन जो है वो रिड्यूस्ड आ सकता है। हेप्टाग्लोबिन का मतलब होता है, हेप्टाग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है जो लिवर प्रोड्यूस करता है, और ये हेप्टाग्लोबिन किसके साथ बाइंड करता है, जो फ्री हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाइंड करता है। मतलब अगर एक पर्सन के अंदर हीमोलाइसिस बहुत ज़्यादा हो रही होगी तो उसके आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा, और आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन के बाद हमें हीमोलाइसिस देखने को मिला, मतलब हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, फ्री हीमोग्लोबिन। तो अगर फ्री हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो ये हेप्टाग्लोबिन प्रोटीन्स उनसे बाइंड हो जाएंगे, तो जो अमाउंट होगा या फिर लेवल होंगे हेप्टाग्लोबिन के वो कैसा होंगे, रिड्यूस्ड होंगे हीमोलाइसिस की कंडीशन में, तभी लिखा हुआ है लो हेप्टाग्लोबिन। एंड हाई लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, तो जो एलडीएच एंजाइम होता है ये एलडीएच एंजाइम बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा कब, हीमोलाइसिस कंडीशन में। क्यों, जब आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो रिलीज़ करता है हीमोग्लोबिन, और अलॉन्ग विद दिस एलडीएच एंजाइम भी रिलीज़ करता है। तो लगातार अगर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है तो आपको एलडीएच एंजाइम भी बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। एट लास्ट फाइनली हम पहुंच गए ट्रीटमेंट पे। अब अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है, हमने डायग्नोस भी कर लिया है, तो उसे ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। नॉर्मली हम ऐसी कोई चीज़, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायरेक्टली ट्रीट करने के लिए। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, उनके सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस कंडीशन को और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम लोग फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन पे रखेंगे पेशेंट्स को। मतलब ऐसे पेशेंट्स जिनमें हीमोलाइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है उनमें आरबीसीज प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज़ करना है, तो आरबीसीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन पे रखते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, स्प्लेनेक्टॉमी। स्प्लेनेक्टॉमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्प्लीन। अब अगर कोई एक पर्सन है जिसके अंदर हीमोलाइसिस बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस कंडीशन में हीमोलाइसिस कहाँ होता है, हीमोलाइसिस होता है हमारे स्प्लीन में। तो अगर हम लोग स्प्लीन को ही रिमूव कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्लीन को रिमूव करने से हम लोग हीमोलाइसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब अगर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन नहीं होगी तो ना ही पर्सन के अंदर अनीमिया डेवलप होगा और ना ही जॉन्डिस डेवलप होगा। तो स्प्लेनेक्टॉमी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे अनीमिया भी करेक्ट हो जाएगा और जॉन्डिस भी करेक्ट हो जाएगा। बट आपका ब्लड स्ट्रीम में अभी भी आपको स्फेयर शेप्ड आरबीसीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये स्प्लेनेक्टॉमी जो है वो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, चाहे मॉडरेट केस हो या फिर सीवियर केस हो, दोनों केसेस में। अब ये स्प्लेनेक्टॉमी या फिर रिमूवल ऑफ स्प्लीन ये कब करना है, ये मेनली करना है 5 to 6 ईयर्स की एज पे, ताकि जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अगर हम लोग स्प्लेनेक्टॉमी कर देते हैं, मतलब स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं, तो कई सारे आपको केयर करनी पड़ती है अपनी बॉडी की पोस्ट स्प्लेनेक्टॉमी केयर, क्योंकि अब इन्फेक्शन का जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जैसे हमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, हीमोफ्लुइस इन्फ्लुएंजा टाइप बी या नेसेरिया मेनिंजाइटिस, इन सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपको वैक्सीन लेनी पड़ती है। सेकंड चीज़ क्या होगा कि अगर आपने स्प्लेनेक्टॉमी परफॉर्म करा ली है तो जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए आप ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाओगे। मतलब आपको जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, किनके केस में, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो हैं वो ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करा सकते हैं। थर्ड जो है आपको प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। अब ये प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एग्जाम्पल तो पेनिसिलिन हो गया, पर इन एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है, ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन को ठीक नहीं करती हैं, बल्कि बस क्या करती हैं, उससे प्रिवेंट कराते हैं। मतलब आपको कोई एक कंडीशन हुई है तो उसको ठीक नहीं करेंगे, बल्कि उससे जो आपको सिम्टम्स है, साइंस देखने को मिल रहे हैं, उस चीज़ को प्रिवेंट कराएंगे, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, प्रिवेंट कराती हैं चीज़ें, क्योर नहीं कराते हैं।
फाइनली लास्ट स्लाइड, जो हमारा लास्ट है कॉलेसिस्टेक्टोमी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है रिमूवल ऑफ स्प्लीन। इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। मतलब ऐसे पेशेंट जिनमें आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं ना, तो अगर वो गॉल स्टोन्स की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उन पेशेंट में हम क्या करते हैं, तुम्हारे गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देते हैं। एज सच इसके इतने ज़्यादा कोई भी आपको हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और लास्ट आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर कोई एक पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर अनीमिया हो रहा है और उसकी जो बोन मैरो है वो कंपनसेट भी नहीं कर पा रही है इस आरबीसी डिस्ट्रक्शन को बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, एग्जांपल लाइक पायरोवायरस B19 इन्फेक्शन, ठीक है। मतलब उसको एक तो बहुत ज़्यादा सीवियर अनीमिया देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ प्लास्टिक क्राइसिस भी है उसकी बॉडी में। तब हम इस कंडीशन में सजेस्ट करते हैं कि जो पर्सन है उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को एंड करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I hope you liked the video and please subscribe to my channel and like the video. And also if someone has any doubt related this topic or related any of my videos, please comment in comment section. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।